देखो बच्चों, कक्षा 10 में आप सबसे जो है सबसे ज़्यादा अगर कहानी टॉपिक पर प्रश्न किया जाता है तो वह है शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ। और आपसे पूछा जाता है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ। लेकिन बच्चों, मैं ये दो टॉपिक तो बेहतर समझाऊंगा ही समझाऊंगा, और उसमें जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और उनके लेखक हैं उनको याद कराऊंगा ही कराऊंगा, और साथ ही साथ कहानी टॉपिक पूरा का पूरा स्पष्ट करा दूंगा। अगर आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कहानी टॉपिक आपको परेशान करता है, तो आज की इस वीडियो के बाद आप सभी को कहानी टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर जो एक प्यारी सी हेडिंग दिख रही है, कहानी। तो आज का हमारा वीडियो कहानी टॉपिक को स्पष्ट करने का है। बच्चों, अगर हमें कहानी पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना है कि कहानी का विकास कैसे हुआ। इसलिए हमारी पहली हेडिंग आ जाएगी कहानी शब्द का विकास। ये जो कहानी शब्द है, पहले क्या कहानी ही बोली जाती थी या कुछ और बोली जाती थी, या फिर पहले कुछ और बोली जाती थी, तो वहाँ से कहानी तक का विकास कैसे हुआ है यह पहले हम समझते हैं। तो बच्चों, आपके सामने कहानी शब्द का विकास जो हेडिंग दिख जा रहा है, ऐसे नोट्स भी आप लोग बनाइएगा। जो हेडिंग दिख जा रहा है उसमें आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कथा, फिर कहा, फिर कहानी, फिर कहानी। यानी प्रारंभ में जो कहानी थी वो किस नाम से जानी जाती थी? कथा नाम से जानी जाती थी। और फिर वही कथा जो है बना कहा, और फिर उसी कहा को जो है बाद में कहानी कहने लगे, और फिर उसी को बाद में क्या कहने लगे? कहानी। तो इस तरह से कहानी का विकास हुआ। कथा जो है ये क्या है? तो संस्कृत के कथ धातु से उत्पन्न, यानी कथा जो है संस्कृत के कथ धातु से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कहना। तो कथा जो है संस्कृत के कथ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बच्चों कहना। ठीक, यहां तक समझ में आया। फिर वो जो प्राकृत और अपभ्रंश में विकसित प्राकृतिक एक भाषा है, जैसे आपका हिंदी भाषा है वैसे प्राकृतिक भाषा है, तो ये कथा जब प्राकृत में मतलब गया, उस भाषा में गया, तो उसको कथा ना कहकर क्या बोला गया? कहा। तो प्राकृत और अपभ्रंश में जब वो विकसित हुआ तो वो क्या कहा जाने लगा? कहा। उसके बाद जो है यही कथा और कहा जो है अवधी और भोजपुरी में, जो अवधी है और भोजपुरी है, इस अवधी और भोजपुरी में जब ये विकसित हुआ तो किस रूप में विकसित हुआ? कहानी के रूप में विकसित हुआ। यह भी आपको समझ में आया। उसके बाद यही कहानी आगे कहानी कब बनी? हिंदी खड़ी बोली हिंदी में विकसित, यानी कहानी जो है खड़ी बोली हिंदी में विकसित हुई। किस रूप में? कहानी में। यानी कहानी का सफर कथा, फिर कहा, फिर कहानी, फिर कहानी तक आपका आया। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ये कहानी शब्द जो है उसका अर्थ, तो यहाँ क्या हेडिंग डाला गया? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कहानी शब्द का अर्थ। तो कहानी शब्द का अर्थ क्या होता है? कहना, अर्थात जो कुछ कहा जाए। तो जो कुछ कहा जाए वही कहानी नहीं हो जाएगा, जो कुछ विशेष रूप से कहा जाए, विशेष तरीके से कहा जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक भी समझ में आया। ये तीन बातें याद करेंगे, उससे पहले कहानी की हम देख लेते हैं परिभाषा। नोट्स भी आप सभी लोग ऐसे बनाइएगा, हेडिंग डालिएगा, फिर ये पूरा लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, और फिर परिभाषा। तो कहानी की परिभाषा क्या लिखी गई, ध्यान से देखिए। कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक यानी इंटरेस्टिंग, वह लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय विधा है। विधा मतलब प्रकार, गद्य की एक विधा जो है गद्य का प्रकार होता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक, तो कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक व लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। यानी जो भी विधा जीवन के किसी विशेष पक्ष का कैसा वर्णन करेगी? मार्मिक वर्णन करेगी, भावात्मक वर्णन करेगी और कलात्मक वर्णन करेगी, वही विधा हमारी क्या कही जाएगी? कहानी। बच्चों, एक कहानी आपने कभी ईदगाह सुना होगा। तो ईदगाह में एक लड़का था और उसकी माँ गरीब थी।
तो वह जो है रोटी जब भी मतलब कि बनाती थी तो उसके पास चिमटा नहीं था, तो वहाँ पर जो है वह रोटी बनाती थी तो हाथ से उस रोटी को जो है पलटती थी तो बार बार जो है जल जाती थी। तो आपको वहाँ पर जो है जब ईदगाह का मेला आया, ईद का मेला आया, तो जो है उसकी दादी या उसकी जो मतलब शायद दादी थी या मम्मी थी, ये मुझे पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वहाँ पर उसने उसको क्या दिया, पैसा, कि जाओ तुम मेला घूम कर आओ। लेकिन वो लड़का मेला घूमने जाता है तो वहाँ मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदता बल्कि दादी के लिए जो है एक मतलब चिमटा लेकर आता है। तो यहाँ पूरा वो मतलब कि इस पूरे भाव पर ये जो कहानी है केंद्रित है। ये पूरे जो मतलब कि यहाँ पर उस मतलब कि माँ का जो उस बेटे के प्रति और बेटा का जो है माँ के प्रति यहाँ एक भाव दिख रहा है, एक प्रेम दिख रहा है, इसी पर ये पूरी कहानी जो है केंद्रित है। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि कहानी जीवन के किसी विशेष पक्ष का कैसा वर्णन करती है, मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिएगा। कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक व लोकप्रिय विधा है जो जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों आपके सामने यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात, डॉक्टर नगेंद्र व अन्य विद्वानों ने जो है वर्ष 1900 से हिंदी कहानी का आरंभ माना है। बच्चों वर्ष 1900 से पहले भी कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन उनको जो है वो उस तरह से कहानी का दर्जा नहीं दिया गया है। कहानी की एक्चुअल शुरुआत जो है वो कहाँ से माना जाता है, वर्ष 1900 से माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी कहानियाँ लिखी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है, प्रारंभ में कहानी के लिए गल्प और आख्यायिका शब्द प्रयुक्त करते थे। यानी जो आज हम कहानी बोल रहे हैं, ये प्रारंभ में कहानी नहीं बोला जाता था, इसको हम क्या बोलते थे, गल्प बोलते थे या फिर आख्यायिका बोलते थे। ठीक, इस शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करते थे। आगे आप सभी का यहाँ पर लिखा है हिंदी गद्य, क्या लिखा है, हिंदी गद्य की प्रथम कहानी इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। इसको जो है ये जो इंदुमती कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया, ये हिंदी गद्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों के मतानुसार जो है हिंदी गद्य की प्रथम कहानी जो है वो अलग अलग मानी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर सही से देखा जाए तो हिंदी गद्य की प्रथम कहानी आपकी क्या होगी, इंदुमती। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए इतना जान लेना ही बहुत पर्याप्त होगा कि प्रथम जो कहानी है हिंदी गद्य की वो कौन सी है, इंदुमती है। और किसके द्वारा लिखी गई है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। यह बात आप हमेशा 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 याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर है और तब हम आपको प्रमुख कहानीकार, प्रमुख कहानियाँ बताएंगे और आपके कोर्स में जो शामिल है उसको तो पूरा समझाएंगे। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, कहानी के विकास के चरण, यानी जो कहानी है उसके विकास के चरण यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी का विकास किसे मतलब कि कैसे हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कहानी के जो सबसे बड़े योद्धा थे, योद्धा का मतलब जो सबसे ज़्यादा कहानी में जो है विख्यात थे कहानी लिखने में, उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के युग से ही कहानियों का हमने यहाँ पर मतलब बंटवारा किया है, हिंदी जो कहानी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कहानी के विकास का चरण। तो सबसे पहला चरण जो है वो प्रारंभिक काल की कहानी मानी जाती है और वर्ष 1900 ईस्वी से पूर्व, यानी जो विद्वानों ने माना था ना कि वर्ष 1900 से कहानी का आरंभ होता है, उससे पहले भी कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। तो वो आपका कौन सा युग माना जाएगा कहानी का, प्रारंभिक काल की कहानी। फिर 1900 से 1916 जो है वह प्रेमचंद पूर्व कहानी, यानी इस मतलब कि युग में प्रेमचंद की कहानियां नहीं है, प्रेमचंद इस युग में कहानी नहीं लिखते थे। तो प्रेमचंद के पहले लिखे मतलब कहानी जब नहीं मतलब प्रेमचंद के पहले की कहानियां थी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इस युग को प्रेमचंद पूर्व कहानी 1900 से 1916 तक। उसके बाद आगे लिखा जाता है प्रेमचंद युगीन कहानी। प्रेमचंद युगीन कहानी का मतलब प्रेमचंद जिस युग में कहानी लिखते थे तो उस युग में अन्य जितने भी लेखक कहानी लिखते थे उस युग का पूरा नाम क्या रखा गया, प्रेमचंद युगीन कहानी। ये सन कहाँ से कहाँ तक है, 1916 से 1936 तक। इसके बाद आप देखिए बच्चों लिखा है प्रेमचंदोत्तर। ठीक,
अब जहां उत्तर आएगा ये समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर, उत्तर का मतलब होता है हिंदी में बाद, तो प्रेमचंदोत्तर कहानी का मतलब है प्रेमचंद युग के बाद की कहानी। सन कहां से कहां तक है? 1936 से 1950 तक। उसके बाद 1950 तक जो है भारत आज़ाद हो गया था, तो जो कहानियां उस समय लिखी जाती थी उनको नाम दिया गया, उस युग को नाम दिया गया नई कहानी, 1950 से 1960 तक। ठीक, उसके बाद जो है 1960 के बाद जो कहानी लिखी गई, तो 60 के बाद, और बाद को हम बोलते हैं उत्तर, इसलिए हो जाएगा साठोत्तर कहानी आंदोलन। ठीक, तो आपका किस नाम से जाना गया? साठोत्तर कहानी आंदोलन। और वर्ष 1960 से कब तक? वर्ष 1960 से अब तक। तो इस तरह से पूरा हिंदी कहानी का हमने यहाँ पर अभी ये बताया। अब हम आपको आगे बताएंगे प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ। इस युग में जितनी जितनी जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो सब बताएंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बताएंगे कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में कितने प्रमुख कहानीकार हैं और उनकी क्या कहानी है, सब कुछ समझाएंगे। अभी आपको वीडियो को जो है कट नहीं करना है, अभी आपको और मिलने जा रहा है। ठीक, तो बच्चों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर जितना लिखा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ उतनी बातें समझ लीजिए। अगर कहानी और कहानीकारों से प्रश्न किए जाते हैं तो आप जवाब जरूर देकर आएंगे। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मतलब गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम में 2 युग हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इसमें जो मैंने यहाँ पर 4 डिब्बा बनाया है और एक डिब्बा अभी और आएगा नई कहानी के रूप में, तो इसमें से कौन सा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से मैच करता है? तो ध्यान दीजिए, जो प्रेमचंद युगीन गद्य है जो आपको 1916 से 1936 तक माना जाता है, तो आप याद करिए शुक्ल युग कहाँ से कहाँ तक था? 1918 से या 1900, किसी किताब में 22 भी दिया है, वहाँ से 1936-38 तक था। तो इस पूरे युग में कौन सा नाम दिया गया है? प्रेमचंद युगीन कहानी। और यही युग आपका शुक्ल युग है, और शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं। तो ये जो है आपके कोर्स का इतना पूरा यहाँ पर मटेरियल हो गया। ठीक, अब बच्चों ध्यान दीजिए, उसके बाद का युग था शुक्लोत्तर युग। ठीक, तो अब यहाँ पर जो प्रेमचंदोत्तर युग है वही शुक्लोत्तर युग मान लीजिए, वही छायावादोत्तर युग मान लीजिए। तो उसके कुछ कहानियाँ और कहानीकार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर 1950 के बाद जो आपका आएगा वो नई कहानी के रूप में माना जाएगा, और हमारे कोर्स के हिसाब से वह भी शुक्लोत्तर युग की कहानी या कहानीकार होंगे। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान दो। तो आप कहोगे सर जब हमारे कोर्स में यही दोनों शामिल है तो हम इसको पढ़कर क्या करेंगे? तो ध्यान दो, क्वेश्चन ना केवल सिलेबस से आता है बल्कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन देता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है ये चीज़ भी लिख दिया। ठीक, प्रारंभिक काल की कहानी, तो समय प्रारंभिक काल का कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1900 पूर्व के पहले, मतलब 1900 के पहले जितनी कहानी लिखी गई थी वो सब प्रारंभिक काल की कहानी थी। इसमें हमने 4 बड़े नाम लिए हैं, 1 2 3 4, और ये कहानियाँ कई बार हमने बोर्ड एग्जाम के मतलब कि प्रश्नों में देखा है, जिसमें सदल मिश्र की एक कहानी है नासिकेतोपाख्यान, लेकिन ये उस तरह की कहानी नहीं है, इसमें मतलब कहानी का गुण नहीं है, इसलिए इसको जो है कहानी नहीं मानते थे, लेकिन उसको कहानी के रूप में ही लिखा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान जो है, लल्लू लाल की बेताल पचीसी जो है, उसके बाद इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी बहुत मशहूर है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, तो ये मतलब 1900 के पहले की लिखी गई कहानी है, लेकिन इनमें कहानी की वो बात नहीं होती जो एक एक्चुअल कहानी में होनी चाहिए, इसलिए इनको कहानी कुछ लेखक नहीं मानते हैं, लेकिन ये मान के चलिए प्रारंभिक कहानी के अंतर्गत आएंगी, इतना ध्यान दीजिए। अच्छा, प्रेमचंद पूर्व कहानी, यानी प्रेमचंद का जो युग है उससे पहले जो कहानी बनी उसको प्रेमचंद पूर्व कहानी बोलेंगे। ठीक, इसका सन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 1900 पूर्व है, तो ये 1900 से स्टार्ट होगा और 1916 तक जाएगा, तो इसका युग हो जाएगा 1900 से 1916। इसके मतलब प्रेमचंद के पहले का युग है। इसमें जो है 1 2 3 4, इसमें भी 4 बड़े नाम, और यहाँ से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हैं। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, बहुत फेमस कहानी है इंदुमती। उसके बाद गुलबहार प्रिययनी परिणय, ठीक, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का ही है।
बिंदावन लाल वर्मा का जो है राखी बंद भाई, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका तो कहानी बहुत बार पूछा गया भैया। सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का कांटा। बच्चों यहाँ पर जो उसने कहा था ये बहुत बार आया है। उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कहानी है, उसने कहा था। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। तो तैयारी जबरदस्त करे रहिएगा, ठीक। अब आ जाता है प्रेमचंद युगीन कहानी। तो सबसे पहले प्रेमचंद के युग में जो प्रमुख कहानीकार हुए हैं उनको आप ध्यान से याद करो, ध्यान से। पहला तो प्रेमचंद खुद रहेंगे, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क और निराला, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। ये ध्यान दीजिए, 3 3 6 1 7 नाम हमने यहाँ पर लिए। फिर से ध्यान दो, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क और यहाँ पर निराला। प्रेमचंद की कहानी, उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। तो अब हम 300 तो यहाँ पर आपको देंगे नहीं, हमने यहाँ कुछ लिख दिया, कुछ आपकी बुक्स में मिलेगा, आप उसको अपना देखकर नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर पहली लाइन में और दूसरी लाइन में जो है वो सब प्रेमचंद की कहानी है। सौत प्रेमचंद की पहली कहानी है, कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है, बाकी सब बीच की कहानियां हैं। तो सौत और कफन याद रखिए, ठीक। उसके बाद दो भाई, पंच परमेश्वर, ईदगाह, मंत्र, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, नमक का दरोगा, इसके अलावा बच्चों मानसरोवर, प्रेमांजलि, ये सब प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं, याद रखिएगा, ठीक। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और तो ग्राम, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, बस जयशंकर प्रसाद का जो है यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक। ये जयशंकर प्रसाद का, और भी अगर होगा तो पुस्तक से देख लीजिएगा अपने। ग्राम, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, पुरस्कार। उसके बाद सुदर्शन जी की जो कहानी है, हार की जीत, गल्प मंजरी, नगीना, पनघट। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी, इंद्रधनुष, बलात्कार, शैतान मंडली, चॉकलेट। उसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी, गृहलक्ष्मी, संग्रह, अम्बपालिका, भिक्षुराज, विजय। उसके बाद उपेंद्र नाथ अस्क की जो कहानी है, निशानियाँ, दो धारा, डार्ची, टेबल लैंप, आकाशचारी, ठीक। निराला जी की कहानी, लिली, ध्यान दो, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, ध्यान दीजिए, चतुरी चमार, ये निराला जी की जो है प्रमुख कहानी है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रेमचंदोत्तर जो युगीन कहानी है, मतलब 1936 के बाद 1950 तक का जो कहानी है वो प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी मानी जाएगी, और उसमें लिखने वाले कहानीकारों को जो है प्रेमचंदोत्तर जो है युगीन कहानीकार बोला जाएगा। इसमें ये सारे नाम याद रखिए, 3 नाम है, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा और आपका रांगेय राघव, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यशपाल जी की जो कहानी है, दो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, धर्मयुद्ध। जैनेन्द्र की कहानी फांसी, बहुत फेमस है बच्चों, फांसी जैनेन्द्र की कहानी बहुत फेमस है। फांसी, जय संधि, वातायन भी इम्पॉर्टेंट है। एक रात, ध्रुव यात्रा, खेल। ध्रुव यात्रा शायद जयशंकर प्रसाद का नाटक भी है, लेकिन यहाँ कहानी की बात करेंगे तो ये आपका जो है किसका हो जाएगा, जैनेन्द्र जी का। उसके बाद अज्ञेय की कहानी, बिप थगा, ठीक, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी। इलाचंद जोशी की कहानी, धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं, आहुति। भगवती चरण वर्मा जी की कहानी, मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। उसके अलावा राघेय राघव की कहानी की बात करें तो सम्राज का वैभव, देवदासी, समुद्र का फेन, 5 गधे, एक छोड़ एक, अधूरी मूरत, ये सब राघेय राघव की कहानी है। अब बच्चों इतना है, अगर मान लो आपसे पूरा नहीं याद होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किनका किनका रहने वाला है। ये दोनों डिब्बे तो बड़े सरल हैं, छोटे छोटे, मतलब कि 2 1 8 कहानी है। इसमें से हम किसका किसका ज़्यादा याद रखें, तो प्रेमचंद जी का ज़्यादा याद रखो, जयशंकर प्रसाद जी का ज़्यादा याद रखो, ठीक, चतुर्सेन शास्त्री जी का याद रखो, यशपाल का याद रखो, जैनेन्द्र का याद रखो,
भगवती चरण शर्मा, इलाचंद जोशी, ठीक, इस तरह से इनका याद करिए। इसके बाद हमारे पास जो है नवीन कहानियां हैं, उनको बता देते हैं और उसके बाद आपका यह वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। तो नवीन कहानियों के लिए इंतजार। तो बच्चों, आपके सामने अभी थोड़ा सा और मैटर बाकी है, नई कहानी। 1950 के बाद जो कहानियां लिखी गई वो नई कहानियों के अंतर्गत आती हैं। इतने लेखक यहाँ पर हैं और उनकी ये कहानियाँ हैं। आप कहोगे सर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमको पहले बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा धर्मवीर भारती, राकेश मोहन, अमरकांत, राजेंद्र यादव, ठीक, और मन्नू भंडारी, ये आपके इम्पोर्टेंट वाले हैं। बाकी तो ओवरऑल मैं इम्पोर्टेंट लेकर आता ही हूँ, ठीक। धर्मवीर भारती की जो कहानी है, यह मेरे लिए नहीं, और सावित्री नंबर 2। उसके बाद राकेश मोहन की कहानी मंदी जंगल, इंसान के खंडहर, चांद और टूटे लोग। नरेश मेहता जी की कहानी है अनबीता व्यतीत, श्रीमती मास्टर, और उसके बाद वह मर्द थी, ठीक, वह मर्द थी, ध्यान दीजिए। अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक। राजेंद्र यादव जी की कहानी टूटना, मरने वाले का नाम। निर्मल वर्मा जी की कहानी लंदन की एक रात, परिंदे पराए शहर में। कमलेश्वर जी की कहानी तलाश खोई हुई दिशाएं। मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है, आकाश के आईने में, और तीसरा आदमी, ध्यान दीजिए। और उसके बाद भीष्म साहनी जी की कहानी जो है चीफ की दावत। तो इस तरह से कहानी टॉपिक पूरा हमारे द्वारा समाप्त किया गया। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रचनाओं में आई हैं जो आपके लिए याद करना बहुत कठिन कार्य है। तो मैंने बीच बीच में जिन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बोला है, आप कम से कम उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप एक अच्छे और योग्य मतलब स्टूडेंट हैं तो आप पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका कभी कहीं छूटे ना। ऐसे तैयारी के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।